हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन जैन, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दौसा आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन पर हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर अपने एग्जाम्पल्स के साथ बहुत कुछ सीखा था। तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यह कि डिफरेंशिएबिलिटी तक रियल वेरिएबल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस में डायमेंशन के अलावा कोई चेंज नहीं होता। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या रियल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में जैसे इंटीग्रेशन आदि में क्या डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी की एबिलिटी से एक स्टेप आगे होता है एनालिटिसिटी। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी से एक स्टेप आगे है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एक तरह से लोकल प्रॉपर्टी है और एनालिटिसिटी ग्लोबल प्रॉपर्टी है। हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं, जबकि एनालिटिसिटी पूरे डोमेन में चेक की जाती है। डिफरेंशिएबिलिटी को पूरे डोमेन में चेक किया जाता है। रियल वेरिएबल फंक्शन रेयर हैं जो कि डिफरेंशिएबल हों और एनालिटिक ना हो। पर एनालिटिक ना हो, जबकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हमारे को बहुत मिलेंगे जो कि डिफरेंशिएबल हैं पर एनालिटिक नहीं हैं। हैं जो डिफरेंशिएबल हैं पर एनालिटिक नहीं हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन होते क्या हैं, यानी कि विश्लेषिक फलन। जब हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जो कि डिफरेंशिएबल हैं पर एनालिटिक नहीं है, इसीलिए हम एनालिटिक फंक्शन को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स में आगे हम जितनी भी जगह पढ़ेंगे वहाँ हम देखेंगे कि हर समय दिया जाता है कि एफ जेड इज एनालिटिक। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। सपोज एक फंक्शन है हमारा डोमेन डी से सी में, जहाँ डी इज सबसेट ऑफ सी। W इज फंक्शन ऑफ एफ जेड। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन यदि विश्लेषिक फलन है तो एक तो क्या होना चाहिए, हमारा फलन एक मानी फलन यानी सिंगल वैल्यूड फलन होना चाहिए। और दूसरा, हमारा फंक्शन पूरे डोमेन डी में डिफाइन होना चाहिए, यानी कि परिभाषित होना चाहिए। तो एनालिटिक की डेफिनेशन क्या हुई, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन किसी डोमेन डी के
प्रत्येक पॉइंट पर परिभाषित हो तथा डिफरेंशिएबल हो। यानी कि अवकलनीय हो। तो हम क्या कहना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए उसका सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है, जिसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, लेकिन पूरे डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए और प्रत्येक पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो हम कहते हैं किसी बिंदु z0 पर फलन एनालिटिक होगा यदि न केवल बिंदु z0 पर बल्कि उसकी किसी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका अर्थ है कि जैसे हमने पॉइंट z0 की कोई नेबरहुड ली, z माइनस z0 मॉड लाइज बिटवीन 0 एंड डेल्टा, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी नेबरहुड में कि कम से कम एक नेबरहुड ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो z0 एक पॉइंट है, कोई भी नेबरहुड हो सकती है। मान लीजिए हमने डेल्टा नेबरहुड ली, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर हमारा फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि वह z0 पर अवकलनीय है। यदि हमारे डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, z1, z2, z0, तो प्रत्येक पॉइंट की नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर यदि हमारा फलन अवकलनीय है, जितने भी इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स पर तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। और प्रत्येक पॉइंट की जो नेबरहुड, कोई भी एक नेबरहुड हो सकती है, उस नेबरहुड पर यदि हमारा फलन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे डोमेन डी में एनालिटिक है। तो हम यहाँ पर किसी एक लाइन के किसी पॉइंट पर चेक नहीं कर रहे, बल्कि उस डोमेन में प्रत्येक पॉइंट और पॉइंट की नेबरहुड में भी यदि डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तभी वो डी में एनालिटिक कहलाएगा। एनालिटिक फंक्शन को, विश्लेषिक फलन को होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। यदि हमने एक एग्जाम्पल पिछले वीडियो में लिया था, यदि हमारे पास में एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, हमने पिछले वीडियो में देखा था केवल जेड इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है।
डिफरेंशिएबल है, इसलिए यह फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्योंकि हमने कहा है पूरे डोमेन में फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। अब क्योंकि केवल z इज इक्वल टू 0 पर ही डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यदि फंक्शन एफ जेड किसी पॉइंट z0 पर एनालिटिक नहीं है, तब z0 या वह पॉइंट सिंगुलर पॉइंट यानी कि विचित्र बिंदु कहलाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है वह पॉइंट एनालिटिक फंक्शन विचित्र बिंदु कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कॉशी-रीमान इक्वेशन। कॉशी-रीमान समीकरण। हमने कहा कि फंक्शन यदि एनालिटिक है तो एक आवश्यक प्रतिबंध है कि वो कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कॉशी-रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं कि यदि फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू u some function of xy plus iota v some function of xy के किसी प्रांत d में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है यानी नेसेसरी कंडीशन कि उस प्रांत में u तथा v कॉशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करें। सेटिस्फाई करें। कॉशी-रीमान इक्वेशंस हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो फंक्शन कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यदि कोई फंक्शन कॉशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है
तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक हो। तो ये एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। तो हम पहले प्रूव करेंगे यदि फंक्शन एनालिटिक दे रखा है तो ये कॉची-रीमान इक्वेशंस जो हमारे को प्राप्त हुई हैं वो कैसे प्राप्त हुई हैं। प्रूफ, हम इसको प्रूव करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन को। हमें दिया हुआ है कि एफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक है। इसका मतलब है डी के हर पॉइंट पर एफ डैश जेड यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, मतलब अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। मतलब यदि हम एफ डैश जेड कैलकुलेट करते हैं तो हम कोई भी पाथ लें, हमेशा एफ डैश जेड की वैल्यू यूनिक आएगी और एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले क्या मतलब हुआ कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करे और यूनिक हो। तो एग्जिस्ट्स एंड यूनिक होनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि जब डेल जेड टेंड्स टू 0 है तो वो किसी भी पाथ से 0 की तरफ जा रहा है तो सीमा अद्वितीय आनी चाहिए। तो अब इसमें दो केसेस हमारे पास हैं। पहला केस फर्स्ट, हमने कहा डेल जेड टेंड्स टू 0, हम ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेड प्लेन में, तो अलोंग एक्स एक्सिस इट मीन्स डेल जेड इज इक्वल टू डेल एक्स एंड डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल एक्स, वाई में कोई चेंज नहीं है, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई, ये तो हो गया हमारा एफ जेड प्लस डेल जेड, माइनस यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपॉन हमारा है डेल जेड, डेल जेड तो वो हो जाएगा अब डेल एक्स, क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस चेक कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें तो हमारे पास हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। जब लिमिट हम इनके साथ लगाएंगे तो हमारे पास एफ डैश जेड हो जाएगा, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स आयोटा डेल वी बाय डेल
x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लेते हैं केस 2. केस 2 में क्या होगा, दूसरी स्थिति हम ले सकते हैं कि जब डेल z टेंड्स टू 0 है तो वो हम ले रहे हैं अलोंग y एक्सिस. दैट इज डेल z is equal to iota del y and del x is equal to 0. तो हमारा f dash z becomes limit delta y tends to 0 u x y plus del y minus plus iota v x y plus del y minus u x y plus iota v x y अपॉन डेल z की जगह हो जाएगा आयोटा डेल y. जैसे हमने पहले किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें. लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 u x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस आयोटा v x y प्लस डेल y माइनस v x y अपॉन आयोटा डेल y. तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा डेल u बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डेल v अपॉन डेल y, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल y f डैश z, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्योंकि हमने किसी भी पाथ से f डैश z कैलकुलेट करें तो हमारा f डैश z की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमारे पास आ जाएगा f डैश z इज इक्वल टू डेल u बाय डेल x प्लस आयोटा डेल v बाय डेल x must be equal to माइनस आयोटा डेल u बाय डेल y प्लस डेल v बाय डेल y. यदि हम इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें तो डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस डेल u बाय डेल y. और हम इसको लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy, मैं पहले u को लिख रही हूँ, इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. इसको ऐसे लिखा है. ये कहलाती है कॉशी-रीमान इक्वेशन. हम इसको आगे भी काम में लेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कर रही हूँ. कॉशी-रीमान इक्वेशन किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है. यदि हमें ये कहा जाए कि ये फंक्शन एनालिटिक है तो हमारी कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्योंकि z एक लीनियर फंक्शन है x और y का, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, इसके अलावा वो किसी का लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन नहीं है. तो हम एक और डेफिनेशन लेते हैं जिससे कि हम एनालिटिक फंक्शन को बहुत आसानी से एनालिटिक प्रूव कर पाते हैं. तो हम ये इक्वेशन नंबर जो 3 ली थी हमने,
उसका भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि क्योंकि फंक्शन केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन एक्स वाई का है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि डी एफ बाई डी जेड बार, यानी क्योंकि जेड बार का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए। ये हम कॉची-रीमान इक्वेशन से भी इसको कैलकुलेट करेंगे। यदि हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो हम टोटल डिफरेंशिएशन से हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड बार डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से। तो दिस इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू 1 प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू -1 अपॉन आयोटा। दिस इज इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0 होने चाहिए। इसका मतलब हुआ डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है और वो हमें जेड या जेड बार की इक्वेशन में दिया हुआ है, यानी कॉची-रीमान इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है डी एफ अपॉन डी जेड बार इज इक्वल टू 0। यदि हमारा फंक्शन जेड बार से इंडिपेंडेंट है तो हम सीधे कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है। यदि इसमें जेड बार नहीं होना चाहिए। हमने इक्वेशन नंबर 3 ली थी जिसमें हमने ये कहा था डेल यू बाय डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 3 से डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल वाई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई। इसको हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल डेल बाय डेल एक्स ऑफ u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल बाय डेल वाई ऑफ u प्लस आयोटा v, यानी डेल f बाय डेल x प्लस आयोटा डेल f बाय डेल y इज इक्वल टू 0। ये वही इक्वेशन है जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉची-रीमान इक्वेशन होगी डी एफ बाय डी जेड बार इज इक्वल टू 0। ये बहुत काम आती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है सिंपली x। क्या ये एनालिटिक है? क्लियरली जब हम इसे कॉची-रीमान इक्वेशन से प्रूव करते हैं तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा, और हम जब डेल u बाय डेल x चेक करें क्योंकि u इज इक्वल टू एक्स है और v इज इक्वल टू 0 है, तो डेल u बाय डेल x इज 1, डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो हमने कहा ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 होता है और y होता है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, क्योंकि इसमें जेड बार आ रहा है। तो यदि हम इसको डी एफ
अपॉन डी जेड बार करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये कहीं पर भी डिफरेंशिएबल भी नहीं है और एनालिटिक भी नहीं है, कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है तथा विश्लेषिक भी नहीं है। तो हम जरूरी नहीं है कि यदि जेड और जेड बार आ जाएं तो हम कॉशी रीमान इक्वेशन से ही एनालिटिसिटी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपल डी एफ बाय डी जेड बार करें, यदि वो 0 आ जाता है तो फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि जेड बार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी तरह से यदि फंक्शन केवल y हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, इन सब में जेड बार होगा, इसका मतलब ये कैसे फंक्शन होंगे? नॉट एनालिटिक। जिन भी फंक्शन में जेड बार नहीं है वो सभी फंक्शन कैसे होंगे? एनालिटिक। यदि हम उनको जेड बार, अभी हमने एक एग्जांपल सबसे पहले लिया था, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। हम अच्छी तरह से जानते हैं दिस इज इक्वल टू जेड जेड बार। तो डी एफ बाय डी जेड बार इज इक्वल टू जेड विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यदि हम डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स निकालना चाहें तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 0, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 तथा y इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं है और डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स केवल 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है, जो कि एक लाइन पर है। इनकी नेबरहुड में भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। केवल इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसकी नेबरहुड में भी नहीं है और किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अब हम लेते हैं, यदि हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड है, जिसको हम लिख सकते हैं, हम कॉशी रीमान इक्वेशन से भी इसे प्रूव करेंगे। पहले जेड बार से इंडिपेंडेंट है, तो डी एफ अपॉन डी जेड बार इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कैसा होगा? एवरीवेयर एनालिटिक, हर जगह एनालिटिक होगा। ये फंक्शन एनालिटिक होगा और एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। सिमिलरली यदि हम इसको कॉशी रीमान इक्वेशन से प्रूव करना चाहें तो हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब हमारा एफ जेड हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन वाई। जब हम इसको u देखेंगे तो u आ जाएगा हमारे पास में e टू द पावर x cos y और v आ जाएगा e टू द पावर x sin y। कॉशी रीमान इक्वेशन से डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू e टू द पावर x, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू e to the power x sin y with negative, del v by del x is equal to e to the power x sin y and del v by del y is equal to e to the power x cos y. Del u by del x is equal to e to the power x cos y. यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ux is equal to vy and
वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, यानी कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अतः फंक्शन एनालिटिक है। तो यदि हमें z बार किसी फंक्शन में मिल रहा है तो हम डी एफ अपॉन डी जेड बार इज इक्वल टू 0 प्रूव करके हम एनालिटिक सिद्ध कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो हम इसको 0 करके उन पॉइंट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी और लेंगे और हम हार्मोनिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे।